नमस्कार। प्रारंभिक परीक्षा के 90 डेज रिवीजन प्लान में आपका स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक है भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 to 35 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं और ये मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से प्रभावित हैं। आप कह सकते हैं कि स्रोत अमेरिका में है, लेकिन एक मामले में ये अमेरिका से अलग है। अमेरिकन संविधान मौलिक अधिकारों को संपूर्ण अधिकार बनाता है, एब्सोल्यूट राइट के तौर पर देता है, अर्थात वहाँ की विधायिका, वहाँ की संसद उसमें कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं कर सकती। लेकिन भारतीय संसद मौलिक अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है। हमारे पास आर्टिकल 31 का उदाहरण है, संपत्ति का अधिकार समाप्त कर दिया गया है। रिवीजन प्रोग्राम में हमें जरा संक्षेप में देखना है, तो इसके ऊपर फिर कभी चर्चा करेंगे कि मौलिक अधिकारों को संपूर्ण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक मौलिक अधिकार हैं। और जब आप क्लासिफिकेशन करते हैं, मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण करते हैं, तो आप देखेंगे कि आर्टिकल 14 से लेकर के और 32 तक जो कुल मूल अधिकार हैं वो प्रदान किए गए हैं 6 कैटेगरीज में, जैसे कि समता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14 to 18 जल्दी से एक बार देख लेते हैं। लिबर्टी, स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 to 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23-24। रिलीजियस फ्रीडम, आर्टिकल 25-28। कल्चर, एजुकेशन, आर्टिकल 29-30। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32। कुल 6 मौलिक अधिकार। 7वां जो कि राइट टू प्रॉपर्टी था, आर्टिकल 31, वो 1978 में 42nd अमेंडमेंट के द्वारा समाप्त कर दिया गया। जब आप गौर करेंगे इन 6 प्रकार के अधिकारों पर, तो आर्टिकल 14 से शुरू होकर के अब ये 32 पर खत्म हो रहे हैं, जो क्लासिफिकेशन है। इसमें आर्टिकल 12, 13, 33, 34, 35 ये मिसिंग है। तो उनमें क्या है? तो हम शुरुआत करेंगे आर्टिकल 12 से। क्या इस क्लासिफिकेशन को अगर आप याद कर लें तो कुछ मदद मिलेगी? कई बार यहीं पर प्रश्न पत्र समाप्त हो जाता है कि अगर आपको क्लासिफिकेशन याद है और संक्षेप में 4-5, 10 शब्दों में आपको प्रत्येक मौलिक अधिकार के बारे में जानकारी है, तो हो सकता है प्रारंभिक परीक्षा का आपका साधारण सा जो प्रश्न आता है वो सॉल्व हो जाए। तो इसको बहुत अच्छे से जब आप पूरा मौलिक अधिकार पढ़ लें, समझ लें, तो एक क्विक रिवीजन के लिए इस तरह की टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार सिर्फ इस तरह के प्रश्न भी आ जाते हैं जहां पर आपको ऑड वन छांटना होता है कि 4 आर्टिकल आपको दे दिए गए कि आर्टिकल 14, 17, 18 एंड 19 कि इनमें से कौन सा एक डिफरेंट है। तो हमें पता है राइट टू इक्वलिटी, समता का जो अधिकार है उसका ग्रुप 14 to 18 है, 19 से स्वतंत्रता शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से तो हमें शुरुआत करनी है आर्टिकल 12 से। आर्टिकल 12 में आप सिर्फ इतना याद रखिए, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। संविधान में राज्य शब्द का जब प्रयोग किया जाता है तो 2 संदर्भ हैं। देखिए, भाग 3 में और भाग 4 में, आर्टिकल 12 में और आर्टिकल 36 में जब राज्य शब्द की परिभाषा दी जाती है तो मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में दी जाती है, और वहां पर राज्य शब्द का एक अलग मीनिंग होता है जो भी मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन जब बात की जाती है राज्य एक क्षेत्रीय इकाई के तौर पर कि उत्तराखंड राज्य, उत्तर प्रदेश राज्य, तो एक अलग टॉपिक है। तो आर्टिकल 12 डेफिनेशन ऑफ स्टेट है, राज्य शब्द की परिभाषा है, इससे काम चल जाएगा। लेकिन थोड़ा सा अगर ज्यादा जानना हो कि आर्टिकल 12 में राज्य शब्द के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो आर्टिकल 12 में राज्य शब्द के अंतर्गत जो अथॉरिटीज हैं, जो सत्ता है, जिनके पास अधिकार हैं कानून बनाने के, निर्णय लेने के, उनको शामिल किया गया है।
जैसे कि आर्टिकल 12 में संसद और भारत सरकार, प्रत्येक राज्य की जो सरकारें हैं और जो वहाँ पर विधानमंडल है, जितनी हमारी लोकल बॉडीज हैं, स्थानीय प्राधिकारी हैं, वो इसमें शामिल किए गए हैं। स्थानीय प्राधिकारियों में पंचायत, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, कैंटोनमेंट बोर्ड, ये सब शामिल हैं। और एक चौथी कैटेगरीज भी है अदर्स की। इस अदर्स की कोई परिभाषा संविधान में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई डिसीजंस में इसको एक्सप्लेन किया है कि कब किसी एक संस्था को या किसी एक व्यक्ति को राज्य माना जा सकता है आर्टिकल 12 के अंतर्गत। तो मोटे तौर पर अगर किसी संस्था या किसी व्यक्ति की शक्तियों का जो सोर्स है वो संसद है, राज्य विधानमंडल है, उसकी फंडिंग सरकार के द्वारा हो रही है, वो बिहाफ ऑफ सेंटर और एनी स्टेट गवर्नमेंट वर्क कर रहा है, यानी कि उसका जो नेचर ऑफ वर्क है वो पब्लिक इंटरेस्ट में है, तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिसके आधार पर तय किया जा सकता है कि ये राज्य है या नहीं। तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, लगभग सभी सरकारी संस्थाएं राज्य हैं, IIT से लेकर के और BHEL तक। इसमें एक बार एक केस किया था कि क्या क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड राज्य है, तो वो राज्य नहीं है। क्या सुप्रीम कोर्ट राज्य है? और आप देखना चाहें, वैसे लॉ के स्टूडेंट इसको समझते हैं, तो नरेश कुमार का केस था। अब सुप्रीम कोर्ट क्या कहे कि वो राज्य है कि नहीं, क्योंकि पैरामीटर्स पर वो खरा उतरता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एडमिट किया कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट राज्य है, लेकिन इसका मतलब आर्टिकल 32 भी तो है। क्या अनुच्छेद 12 के अंतर्गत जिस प्रकार से राज्य या उसकी संस्थाओं पर मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है, उस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट राज्य नहीं है। तो आर्टिकल 12 में अगर आप सब कुछ भूल जाएं, तो मेरा मानना है कि प्रारंभिक परीक्षा में इन 5 पॉइंट से काम चल जाएगा कि डेफिनेशन ऑफ स्टेट, पहला पॉइंट कि अनुच्छेद 12 में क्या है, राज्य शब्द की परिभाषा है। उस राज्य शब्द में क्या क्या आ जाते हैं, जो 4 पॉइंट मैंने आपको बताए, संसद, विधानमंडल, केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, केंद्र शासित क्षेत्रों के प्रशासक, स्थानीय निकाय और अन्य पदाधिकारी, अन्य अथॉरिटीज। तो आर्टिकल 12 के बाद हमारे पास आता है आर्टिकल 13। और आर्टिकल 13 को संक्षेप में आप समझिए। आर्टिकल 13 राज्य की जो कानून निर्माण की शक्ति है उस पर एक रोक लगा देता है। आर्टिकल 13 ये कहता है कि राज्य ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा, मतलब कोई कानून नहीं बनाएगा, राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों से असंगत हो या उनके विपरीत हो। तो एक तरीके से ये संविधान संशोधन की संसद की शक्ति को सीमित कर देता है। इसके ऊपर मैं पहले लेक्चर डाल चुका हूँ, केशव भारती के केस को भी थोड़ा सा बता चुका हूँ कि आर्टिकल 13 जो संसद की शक्ति को सीधे सीधे रोक देता है कि आप मौलिक अधिकारों में परिवर्तन नहीं कर सकते। फिर तो अमेरिका जैसा हो गया, बट हम अच्छे से जानते हैं कि आर्टिकल 13 संवैधानिक विधि पर लागू नहीं होता। अर्थात जब संसद आर्टिकल 368 का प्रयोग करके कोई कानून बनाती है तो फिर वो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध भी बना सकती है, मौलिक अधिकारों में परिवर्तन भी कर सकती है। आर्टिकल 13 सिर्फ वहां पर लागू होगा जहां पर संसद साधारण विधि से कोई कानून बनाएगी और उससे मौलिक अधिकार प्रभावित हो जाए। तो एक तरीके से आर्टिकल 13 साधारण विधि के ऊपर सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू की पावर दे देता है, जहां तक सवाल है मौलिक अधिकारों का। इसके बाद हमारा ग्रुप शुरू होता है। पहला, समता का अधिकार, 14 to 18। तो सबसे पहले आर्टिकल 14, अनुच्छेद 14 भारत में प्रत्येक व्यक्ति को विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण का अधिकार देता है। अब यहां पर आपको 3 शब्द समझने हैं।
पहला तो व्यक्ति, पर्सन और पीपल, कुछ भी कह लीजिए। मौलिक अधिकारों में जहां पर भी शब्द इस्तेमाल हुआ है एवरी पर्सन और पीपल या प्रत्येक व्यक्ति, तो इसमें नागरिक और विदेशी दोनों शामिल हैं जी। व्यक्ति अर्थ में नागरिक और विदेशी, चाहे पर्सन लिखा हुआ हो, व्यक्ति लिखा हुआ हो, इसमें सिटीजन और फॉरेनर दोनों शामिल हैं। लेकिन अगर लिखा हुआ हो किसी नागरिक, तो इसका मतलब वो अधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं है। भारतीय संविधान में जो अधिकार नागरिकों और विदेशियों दोनों को दिए गए हैं, तो फिर शब्द इस्तेमाल किया गया है व्यक्ति। तो आर्टिकल 14 दोनों को प्राप्त है, नागरिकों को भी, विदेशियों को भी। इसके बाद जो दो शब्द मैंने बोले थे, पहला था विधि के समक्ष समता, इक्वलिटी बिफोर लॉ, और दूसरा था विधियों का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। तो विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण में अंतर क्या है? हालांकि रिवीजन के हिसाब से ये थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन आर्टिकल 14 में ही बस हम थोड़ा समय लगा रहे हैं, उसके बाद 15, 16, 17 जल्दी हो जाएंगे। दरअसल जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज है, विधियों का समान संरक्षण है, वो एक आधार प्रदान करेगा जो 15, 16, 18 में हम एक्सेप्शंस देखते हैं उनका। तो पहले बात करते हैं विधि के समक्ष समता की। कानून के समक्ष सभी लोग बराबर होते हैं, कानून कोई भेदभाव नहीं करता, ये सब आपने सुना होगा। लेकिन क्या वास्तव में कानून बिल्कुल भी भेदभाव ना करे? भेदभाव शब्द गलत है। कानून दो लोगों में अंतर ना करे, क्लासिफिकेशन ना करे, वर्गीकरण ना करे। क्या ये उचित है? सभी लोगों के लिए एक जैसा कानून, पूरी दुनिया को एक ही चश्मे से देखना, कुछ मामलों में ये सही हो सकता है, लेकिन कई मामलों में ये बहुत हानिकारक होता है। तो विधि के समक्ष समता जो है, ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा नकारात्मक भी है, इसके नुकसान भी है। विधियों का समान संरक्षण एक सकारात्मक अप्रोच है, अमेरिकन अप्रोच है। और भारतीय संविधान की विशेषता, जब भारतीय संविधान की लोग आलोचना करते हैं, कि भारतीय संविधान में इधर उधर से चीजें उठा ली गई हैं, तो इधर उधर से चीजें उठाई नहीं गई हैं। भारतीय संविधान में क्या किया गया है? सबसे बेहतर चीजों का कॉम्बिनेशन बनाया गया है। तो संविधान में समता भी है, समान संरक्षण भी है। विधियों के समान संरक्षण का मतलब है एक जैसे व्यक्तियों के लिए, एक जैसे समूह के लिए एक कानून। यानी विधियों का समान संरक्षण हमें वर्गीकरण करने की छूट देता है, क्लासिफिकेशन की छूट देता है। बस नियम यह है कि वो क्लासिफिकेशन उचित हो, युक्तियुक्त हो, भेदभाव से रहित हो। तो आप समझिए कि भारत में जितना आरक्षण का कार्यक्रम है, जो रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाता है, भारत में जितने सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम चलते हैं, स्कॉलरशिप है, गरीबों को अनाज है, मुफ्त चिकित्सा है, जो भी सुविधाएं सरकारों के द्वारा एक वर्ग विशेष को, चाहे वो बीपीएल कैटेगरी में आते हों या पिछड़े वर्ग के लोग हों, सामाजिक आर्थिक तौर पर कमजोर लोग हों, उन सबका आधार क्या है कि किस आधार पर, किस कानूनी आधार पर उनको दिया जा रहा है और बाकियों को नहीं दिया जा रहा है? विधियों का समान संरक्षण, एक जैसे लोगों के लिए एक जैसा कानून। तो विधियों के समान संरक्षण में जो पैरामीटर्स हैं, जो ग्राउंड है क्लासिफिकेशन का, वो महत्वपूर्ण है कि किस किस आधार पर आप वर्गीकरण कर सकते हैं। इस पर आप ध्यान दीजिएगा। भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन और वर्गीकरण दो अलग चीजें होती हैं। तो यहाँ पर भेदभाव की बात नहीं है, बात है वर्गीकरण की। भौगोलिक आधार पर वर्गीकरण हो सकता है, पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों के लिए कुछ नियम अलग हो सकते हैं, आर्थिक आधार पर हो सकता है, तो कई आधार हो सकते हैं वर्गीकरण के, सरकारी और निजी क्षेत्र का वर्गीकरण हो सकता है। आर्टिकल 14 में जो एक्सेप्शंस है, जो अपवाद है, यहाँ पर चीज है, देखिए, रूल ऑफ लॉ। आप इसको पढ़ सकते हैं, मेरे एग्जाम में भी काम आएगा। एबीडाइसी
ब्रिटेन के बहुत बड़े विधि शास्त्री। तो समझिए कि जो रूल ऑफ लॉ है ब्रिटेन में, वही भारत में आर्टिकल 14 है। अंतर नहीं, थोड़ा बहुत अंतर है। आपको एक नजर मार लेनी है एक्सेप्शंस टू इक्वलिटी, यानी कि समता के जो अपवाद हैं उनके ऊपर, कि इक्वलिटी बिफोर लॉ ठीक है, कानून के समक्ष सभी लोग बराबर हैं। किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो पुलिस जांच पड़ताल करेगी, उसको न्यायालय में प्रस्तुत करेगी, लेकिन क्या इसका कोई अपवाद है कि आपने अपराध किया है लेकिन पुलिस आपको अरेस्ट नहीं कर सकती या कोई कोर्ट आपको सम्मन नहीं कर सकता? हाँ, आर्टिकल 361 एक्सेप्शन है। जब तक भारत के राष्ट्रपति या गवर्नर, सिर्फ इन्हीं दोनों को ये इम्यूनिटी है, ये छूट है कि जब तक वो पद पर है तब तक उनके खिलाफ कोई भी पुलिस एक्शन या जुडिशियल एक्शन नहीं लिया जा सकता। जब तक वो अपने पद से त्यागपत्र ना दे दें, जब तक वो भूतपूर्व ना हो जाए, तब तक आप कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। गिरफ्तारी, कारावास तो बड़ी चीज हो जाती है, आप उनको सम्मन भी नहीं कर सकते। ठीक है ना, सम्मन यानी कि आप उनको कोर्ट में गवाही देने के लिए या पूछताछ के लिए नहीं कर सकते। हाँ, अगर राष्ट्रपति खुद किसी मामले में गवाही देना चाहें तो कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन कोर्ट सम्मन इशू नहीं कर सकता कि एज ए विटनेस आप आ जाइए। तो आर्टिकल 361 में राष्ट्रपति राज्यपाल हैं। इसके अलावा संसद के कुछ विशेषाधिकार हैं, आप देख सकते हैं 361A है। आर्टिकल 105 है। 105 जो संसद को विशेषाधिकार देता है, आर्टिकल 194 वही विशेषाधिकार राज्य विधानमंडलों को देता है। तो अगर आप यहाँ पर आर्टिकल भी याद रखें, कई बार सीधे आर्टिकल भी आ जाते हैं, तो आर्टिकल 361 है, 361A है, 105 है, 194 है। 31C भी आर्टिकल 14 का एक अपवाद है, जिसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को लागू करने के लिए कुछ मौलिक अधिकारों के ऊपर वरीयता देने की बात की गई है। इसके अलावा ये दो और महत्वपूर्ण विदेशी शासक जो हमारे देश में किसी दौरे पर हों, विदेशी दूतावास जो भारत में है उस दूतावास के कर्मचारी, इसी प्रकार से भारतीय दूतावास जो विदेशों में होते हैं उनके कर्मचारियों को भी इम्यूनिटी मिलती है, और यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र संघ और उसकी एजेंसीज को भी कुछ खास तरह की इम्यूनिटीज मिली हुई है। तो आर्टिकल 14 में आप इस तरीके से देखेंगे, जिन 3 शब्दों पर मैंने गौर करने को कहा था, व्यक्ति यानी कि भारतीयों को भी है ये मौलिक अधिकार प्राप्त और विदेशियों को भी है। विधि के समक्ष समता एक शब्द है और विधियों का समान संरक्षण दूसरा शब्द है। इसके अलावा आर्टिकल 14 के अपवाद देख लेंगे, आर्टिकल 361 देखेंगे, 361A देखेंगे। आर्टिकल 105, 194 सिमिलर सब्जेक्ट है, अंतर संसद और विधानमंडल का है, और विदेशी संप्रभु शासक, राजदूत और संयुक्त राष्ट्र संघ, ये सब इसके अपवाद हैं। अब इसके बाद स्टार्ट होता है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 सिर्फ भारतीय नागरिकों, तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है राज्य किसी नागरिक, यहां पर व्यक्ति नहीं लिखा हुआ है, तो राज्य किसी नागरिक के प्रति 5 आधार दिए गए हैं: धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। इसमें से अधिकतर शब्दों को आप समझते हैं या सभी को आप समझते हैं कि धर्म क्या होता है, मूल वंश क्या होता है, जाति, लिंग या जन्म स्थान क्या होता है। रेस को अगर आप नहीं समझते हैं, बिल्कुल नए हैं, तो एक बार आपको देख लेना चाहिए। आप ज्योग्राफी में भी रेस के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन रेस, हम अपनी शक्ल सूरत के आधार पर पहचाने जाते हैं कि हम गोरे हैं, काले हैं, हमारा स्किन कलर लाइट येलोइश है, आंखों का रंग काला है, भूरा है, नीला है, बहुत रेयर ग्रीन भी है, बाल कैसे हैं, सीधे हैं, घुंघराले हैं, काले हैं, सफ़ेद हैं, ब्राउन है। तो रेस बायोलॉजिकल फीचर है, ठीक है। तो आर्टिकल 15 ये कहता है कि राज्य किसी नागरिक के साथ, भारत के किसी भी नागरिक के साथ, उसके धर्म को लेकर के, उसकी रेस को लेकर के, उसकी जाति को लेकर, उसके जेंडर को लेकर, वो पुरुष है या महिला है या थर्ड जेंडर है, या जन्म स्थान को लेकर के विभेद नहीं करेगा। यहाँ पर 2 शब्दों को
मार्क किया गया है केवल और विभेद। तो केवल का मतलब तो यह है कि ये जो 5 आधार हैं, इसके अलावा अगर कोई अन्य आधार हो तो क्या भेदभाव किया जा सकता है? मैं फिर कहना चाहूंगा कि भेदभाव नहीं, शब्द है वर्गीकरण। तो भारत का संविधान या भारत की संसद या राज्य विधानमंडल जब कानून बनाते हैं तो भेदभाव करने के लिए नहीं, उनको उचित वर्गीकरण करना चाहिए। दो नागरिकों के बीच में वर्गीकरण करना अलाउड है। आर्टिकल 14 विधियों के समान संरक्षण की बात करता है। और विभेद का मतलब किसी के विरुद्ध विपरीत मामला या अन्य के प्रति उसके पक्ष में ना रहना। कुल मिलाकर के अनुचित वर्गीकरण नहीं होना चाहिए। तो आर्टिकल 15 का क्या कोई अपवाद एक्सेप्ट किया गया है? बच्चों और महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था की जा सकती है। सामाजिक और शैक्षिक रूप से जो सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्ड कम्युनिटी है, सामाजिक शैक्षिक तौर पर, एजुकेशनल तौर पर पिछड़े लोग हैं, या SC ST कम्युनिटी है, उनको शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए कुछ छूट दी जा सकती है। अगेन वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, कमजोर वर्ग के जो नागरिक हैं उनके लिए भी कुछ प्रावधान किए जा सकते हैं। तो क्या महिलाओं के लिए या कमजोर वर्गों के लिए प्रावधान जाति और लिंग के आधार पर जो भेदभाव न करने का सिद्धांत है उसका उल्लंघन करता है? जवाब फिर वही है कि नहीं, उल्लंघन नहीं करता है। ये विधियों का समान संरक्षण है। इसके बाद आर्टिकल 16 आ जाता है और आर्टिकल 16 जो है वो बोलता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अगेन आर्टिकल 16 नागरिकों के लिए है। आर्टिकल 16 विदेशियों को उपलब्ध नहीं है। 15 की तरह लोक नियोजन, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, तो राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति, सरकारी नौकरी, सरकारी क्षेत्र। तो आर्टिकल 15 तो पहले ही कह देता है कि राज्य भेदभाव नहीं करेगा धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर। यहां पर वही क्लियर किया जा रहा है कि धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या निवास के स्थान के आधार पर राज्य के रोजगार के लिए किसी को डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। हालांकि इसके अपवाद हैं। सरकार कुछ विशेष नियम बना सकती है कुछ विशेष क्षेत्रों में, जैसे कि मान लीजिए आर्टिकल 371 का मामला है, किसी राज्य को विशेष दर्जा दिया जा रहा है, तो उसमें ग्रुप सी, ग्रुप डी की नौकरियों के लिए विशेष प्रावधान किया जा सकता है उस राज्य के नागरिकों के लिए। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण। तो आप मंडल कमीशन देख सकते हैं। इसके अलावा आप क्रीमी लेयर का सिद्धांत चेक कर सकते हैं, राम मंडल समिति देख सकते हैं। इससे संबंधित जो आरक्षण से संबंधित जो अलग अलग संविधान संशोधन है, जैसे कि 103वां संशोधन जिससे कि EWS को आरक्षण दिया गया था, उसको देख सकते हैं। प्रीलिम्स में प्रश्न आसान ही आते हैं। इसके बाद आर्टिकल 17, समस्त मौलिक अधिकारों में आर्टिकल 17 इकलौता है जिसका कोई भी अपवाद एक्सेप्ट नहीं किया गया है। आर्टिकल 17 का कोई अपवाद स्वीकार नहीं किया गया है। अनुच्छेद 17 है अस्पृश्यता का अंत, एबॉलिशन ऑफ अनटचबिलिटी। अनटचबिलिटी के बारे में मैं आपको प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ाते समय बहुत कुछ बताऊंगा। यहाँ पर मोटे तौर पर समझिए छुआछूत, किसी व्यक्ति को उसकी जाति के आधार पर, मोटे तौर पर तो जाति के आधार पर हिंदुस्तान में छुआछूत की भावना बहुत बड़े पैमाने पर प्राचीन भारत में, मध्यकालीन भारत में थी। और यकीन कीजिए आज भी वो ऊपरी तौर पर भले ना दिखती हो, बट अब वो यहाँ पर दिमाग में आ रही है, दिमाग से नहीं गई। तो अस्पृश्यता की परिभाषा न तो संविधान में है, न ही अस्पृश्यता के आचरण को रोकने के लिए, लोगों को दंडित करने के लिए जो अस्पृश्यता का आचरण करते हैं, जो संसद ने कानून बनाया था
नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम 1955, उसमें भी इसको परिभाषा जैसा कुछ नहीं है। हाँ, क्या हो सकता है कि किसी व्यक्ति को उसकी जाति के आधार पर किसी सार्वजनिक स्थान पर प्रवेश करने से रोक देना। अब सार्वजनिक स्थान में चलती सड़क से लेकर के, मंदिर से लेकर के, रेस्टोरेंट से लेकर के, पिक्चर हॉल से लेकर के, गार्डन तक बहुत कुछ है। तो आर्टिकल 17 बहुत ज्यादा पूछा गया है, आर्टिकल 17, और बहुत ही आसान है। आर्टिकल 17 का विषय क्या है? अस्पृश्यता का अंत। इसके बाद आर्टिकल 18 उपाधियों का। जब आलोचना होती है संविधान की कि इसको अनावश्यक तौर पर बहुत लंबा कर दिया गया है, तो एक आलोचना आर्टिकल 18 की भी होती है कि उपाधियों का अंत क्या इतना महत्वपूर्ण मुद्दा था कि इसको मौलिक अधिकारों में जगह देनी पड़े। संसद एक साधारण कानून बना करके भी यह व्यवस्था कर सकती थी कि उपाधियों का अंत किया जाता है, लेकिन क्यों इसको मौलिक अधिकारों में जगह दे दी गई? दरअसल भारतीय संविधान पर ब्रिटिश राज का प्रभाव ना दो तरीके से है। एक, जो हमने उनसे सीखा, जो उन्होंने हमारे लिए कानून बनाया, तो उसमें जो अच्छा था हमने उसको एक्सेप्ट किया। लेकिन अंग्रेजों ने जिस प्रकार से भारत पर शासन किया, फूट डालो राज करो, भारत में अलग अलग वर्ग उत्पन्न कर दिए, कुछ वर्गों को विशेषाधिकार दे दिए, कुछ वर्गों को उन अधिकारों से वंचित कर दिया, फूट डालो राज करो की नीति। तो उससे भी भारतीय संविधान ने सीखा कि हमें कोई ऐसा काम नहीं करना है जो भारतीय समाज के अंतर्गत अलाभकारी वर्गीकरण कर दे, ऐसे वर्गीकरण कर दे जो हमारी राष्ट्रीय एकता को बाधित कर दे। तो जैसे अंग्रेज अपने जमाने में किसी भी व्यक्ति को राजा साहब, नवाब साहब, सैकड़ों की तादाद में, हजारों ही नाम, अंग्रेजों ने ऐसे लोगों को राजा साहब और नवाब साहब की उपाधि दी जिनके पास 1 इंच जमीन नहीं हुआ करती थी, जो जमींदार भी नहीं थे, लेकिन उनके पास राजा साहब या नवाब साहब की उपाधि थी और उनके पास विशेषाधिकार थे। तो उसका प्रभाव था कि मौलिक अधिकारों में प्रावधान किया गया कि अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है। राज्य ना तो खुद कोई उपाधि देगा, सिवाय मिलिट्री और एजुकेशनल एक्सीलेंस के अलावा, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के अलावा राज्य अन्य कोई उपाधि नहीं देगा। और अगर आपको पहले से उपाधि मिली हुई है तो उस आधार पर आपको कोई छूट भी नहीं प्रदान की जाएगी, ना ही कोई विशेषाधिकार दिया जाएगा। इसमें एक मामला यहां पर आप देख सकते हैं कि भारत सरकार के द्वारा जो सिविल अवार्ड्स दिए जाते हैं, सैन्य अवार्ड हो गया, आपने परमवीर चक्र दिया, महावीर चक्र दिया, अशोक चक्र दिया, वो अलग हो गया, सैनिकों को उनकी वीरता के लिए सम्मानित किया गया। लेकिन सिविलियंस को जब पुरस्कृत किया जाता है कि भाई आप पद्मश्री हैं, आप पद्म भूषण हैं, आप पद्म विभूषण हैं, आप तो भारत रत्न हैं, तो क्या ये उपाधियों की श्रेणी में आता है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये उपाधियों की श्रेणी में नहीं आता है। देश के नागरिकों का जो योगदान है, कंट्रीब्यूशन है, ये उसका सम्मान करना है। जिन लोगों को पद्म अवार्ड दिए जाते हैं, जिन लोगों को भारत रत्न दिए जाते हैं, ये वो लोग होते हैं जिन्होंने लाखों करोड़ लोगों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव उनकी वजहों से आया होता है। वो रोल मॉडल होते हैं लोगों के, समाज सेवा से लेकर के तमाम क्षेत्रों में उनका योगदान होता है। फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत रत्न हो या पद्म विभूषण हो, इनका उपयोग उपाधि की तरह ना किया जाए। अर्थात जिन व्यक्ति को दिया जाता है उनके नाम के प्रत्यय या उपसर्ग के रूप में इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, यानी कि आपके नाम के पहले जोड़ दिया जाए या नाम के बाद जोड़ दिया जाए, ये नहीं होना चाहिए। तो खैर, जिन लोगों को ये मिलता है वो इतने बड़े लोग होते हैं कि मतलब भारत रत्न दे दिए जाने से मुझे नहीं लगता कि आज तक जितने भी लोगों को भारत रत्न मिला है तो भारत रत्न दिए जाने से उनकी पहचान हुई है। वो भारत रत्न दिए जाने से पहले ही बहुत बड़े नाम थे, उनको हर जगह उनकी मान्यता थी, लोग उनको जानते पहचानते थे और सम्मान करते थे। भारत रत्न दे करके तो सरकारों ने बस एक तरीके से सरकारी सम्मान है ना। तो आप देख सकते हैं कि जो पहला ग्रुप है हमारा समता के अधिकार का,
आर्टिकल 14 टू 18 उसमें 5 अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18 है ना, इनको मैं थोड़ा संक्षेप में बताया। रिवीजन के लिए दरअसल या तो देखिए एक एक लाइन का रिवीजन हो जाए कि आर्टिकल 14 का सब्जेक्ट क्या है, 15 का सब्जेक्ट क्या है, अदरवाइज थोड़ा समय लगता है। जल्दी ही का मतलब ये है कि अप्रैल चल रहा है और अप्रैल खत्म होने से पहले पहले एक लंबी वीडियो आपके सामने आने वाली है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, जिसमें मैं सिर्फ आर्टिकल वाइज ही एक्सप्लेन करूंगा। तो कोशिश ये रहेगी कि 2 से 3 घंटे का एक लेक्चर हो और भारतीय संविधान के जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनकी परिभाषा या उनके मेन एलिमेंट आपके सामने आ जाए। अभी तो मैं थोड़ा सा समझा रहा हूं आपको। तो हमारे पास अगला ग्रुप है स्वतंत्रता का अधिकार। भारतीय संविधान में प्रत्येक नागरिक को, अगेन ये अधिकार नागरिकों के लिए है, स्वतंत्रता का अधिकार नागरिकों के लिए, यानी ये विदेशियों को प्राप्त नहीं है। और मूल संविधान में 7 अधिकार थे, लेकिन एक अधिकार जो कि संपत्ति से संबंधित था आर्टिकल 19 में, उसको समाप्त किया गया 1978 में 44th अमेंडमेंट से। तो 6 रहे। भारतीय संविधान में जहां एक तरफ ये 6 अधिकार दिए गए हैं, वहीं दूसरी तरफ इन 6 अधिकारों के ऊपर प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। तो मौलिक अधिकारों के अंतर्गत स्वतंत्रता का अधिकार संपूर्ण नहीं है। प्रत्येक स्वतंत्रता के अधिकार के साथ उसके प्रतिषेध या उसकी रोकथाम के या किन परिस्थितियों में आपका वो अधिकार आपसे छीन जाएगा, ये भी बताया गया है। दरअसल स्वतंत्रता निर्बाध होनी चाहिए, ये एक आदर्श है, लेकिन व्यवहार ये कहता है कि स्वतंत्रता तब तक निर्बाध नहीं हो सकती जब तक आप दूसरे की स्वतंत्रता का मोल ना समझें, मोल यानी उसकी वैल्यू ना समझें। तो अगर मेरा मन ये करता है कि मैं ऐसे ऐसे करूं, ऐसे ऐसे, और मेरे बगल में दूसरा व्यक्ति खड़ा है, उसका मन भी ऐसे ऐसे अपना हाथ हिलाने को कर रहा है, और जैसे हम दोनों के हाथ टकराते हैं तो हम दोनों अपनी स्वतंत्रता को लेकर सजग हो जाते हैं, अपनी स्वतंत्रता को लेकर सजग हो जाते हैं, बजाय इसके कि दूसरे की स्वतंत्रता को लेकर सजग हो जाएं। तो इसलिए प्रतिषेध लगाने पड़ते हैं। आर्टिकल 19 में जो 6 अधिकार हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला अधिकार जो है वो है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण है। आप रोजाना न्यूज चैनल्स पर देखते हैं, अखबारों में देखते हैं, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर के चिंताएं व्यक्त की जाती हैं। तो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में है क्या क्या, प्लस ये दोनों शब्द क्यों है? खाली बोलने की स्वतंत्रता क्या पर्याप्त नहीं है? नहीं। दरअसल वाक या सिर्फ बोलने की जो स्वतंत्रता है, स्पीच, ये बड़ी सीमित है कि आप बोल करके अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचा दीजिए, लेकिन अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन बहुत ही विस्तृत, बहुत ही ब्रॉड एरिया दे देता है आपको। आप अपने विचारों की अभिव्यक्ति कितने प्रकार से कर सकते हैं। अगर संविधान में लिख दिया जाता कि सिर्फ बोल करके राइट टू स्पीच है, तो फिर आपका अखबारों में लिखने का अधिकार, आपका कार्टून बनाने का अधिकार, आपका लिफलेट और पोस्टर, वॉल पोस्टर लगा देने का अधिकार, उसका क्या होता? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आप जितने भी प्रकार से अपने आप को अभिव्यक्त कर सकते हैं, फिर चाहे वो नुक्कड़ नाटक हो या पोस्टर हो, लिफलेट्स हो, अखबारों में लिखना हो, डिजिटल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, या फिर मौन प्रदर्शन ही क्यों ना हो कि आप शांतिपूर्वक चलते हुए जा रहे हैं, आपने बस एक ब्लैक रिबन बांधा हुआ है या पट्टी बांधी हुई है, या आप कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, वो भी तो अभिव्यक्ति का एक तरीका है। आप किसी घटना के विरोध में मौन मार्च कर रहे हैं या समर्थन में मौन मार्च कर रहे हैं। तो अभिव्यक्ति बहुत बेहतर शब्द है। अगर वाक और अभिव्यक्ति में एक का चुनाव करने को कहा जाए, आपसे पूछा जाए कि ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, तो निसंदेह अभिव्यक्ति पर टिक करिए, क्योंकि अभिव्यक्ति में तो वाक शामिल है।
तो इसके अंतर्गत क्या कुछ अन्य अधिकार भी हैं? क्योंकि संविधान तो बस ये कहता है कि राइट टू स्पीच एंड राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसमें कई सारी चीजें हैं, खास तौर पर फ्रीडम ऑफ प्रेस। राज्य फ्रीडम ऑफ प्रेस है, राइट टू यूज नेशनल फ्लैग है, राष्ट्रीय ध्वज का प्रयोग करिए 24/7, या फिर सूचना का अधिकार है। और सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आपके पास सूचना ही नहीं है, इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तो अभिव्यक्ति का है। ध्यान रखिए, आप बेहतर तरीके से अपने विचारों को एक्सप्रेस कर सकें, इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए? इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो कभी कभी प्रीलिम्स में इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निम्नलिखित में क्या क्या समाहित है, क्या उसकी डायमेंशन है। राज्य इस स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। मैंने शुरुआत में बताया कि संविधान एक हाथ से आपको अधिकार दे रहा है, दूसरे हाथ से प्रतिबंध लगा दे रहा है। आप कुछ ऐसा नहीं बोलेंगे जिससे भारत की एकता और संप्रभुता को खतरा हो जाए। आप देश को जोड़ने के लिए लोगों का आह्वान कर सकते हैं, लेकिन आप देश को तोड़ने के लिए लोगों का आह्वान नहीं कर सकते। आप देश की एकता को तोड़ने के लिए अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं कर सकते, और करेंगे तो फिर न्यायालय के पास अधिकार है, पुलिस के पास अधिकार है, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मित्रवत संबंध, इन सब आधारों पर वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है। इसका दूसरा जो अधिकार है आर्टिकल 19 का, वो है शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता। शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता आपके पहले वाले अधिकार को और मजबूत करती है। आप सोचिए, आपके पास बोलने का अधिकार है, लेकिन आपको कहा जाए कि अच्छी बात है, एक बंद कमरे में बोल लीजिए, तो आपकी पहुंच क्या हो गई? सीमित हो गई। लेकिन शांतिपूर्वक सम्मेलन, आप सार्वजनिक स्थान पर किसी मैदान में इकट्ठे हो सकते हैं, अपने लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, आप बड़ी रैली कर सकते हैं, आप जुलूस निकाल सकते हैं, बड़े बड़े लंबे भाषण दे सकते हैं, हजारों लाखों लोगों की भीड़ के सामने दे सकते हैं। सिर्फ दो कंडीशन है, आपका ये सम्मेलन, ये बैठक शांतिपूर्ण होनी चाहिए और बिना हथियारों के होनी चाहिए। ठीक है? इस स्वतंत्रता का उपयोग केवल सार्वजनिक भूमि पर बिना हथियार के किया जा सकता है। हड़ताल का अधिकार इसमें शामिल नहीं है। मतलब आप कहें कि हम तो यहाँ बैठे हैं, ना हम जाएंगे ना तुम्हें यहाँ से जाने देंगे, तो ये नहीं। दो आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। पहला, भारत की एकता, अखंडता और पब्लिक ऑर्डर। ठीक है? यातायात नियंत्रण। यहां पर थोड़ा सा बताया गया है कि भारतीय दंड संहिता का सेक्शन 141, भारतीय दंड संहिता का जो नया वर्जन आया है, भारतीय न्याय संहिता, तो जरा एक बार देख लीजिएगा कि सेक्शन 141 है या चेंज हो गया। ये 5 पॉइंट। तीसरा इसका पॉइंट है संगम या संघ बनाने का अधिकार। जिस प्रकार से आपको अपनी विचारों को व्यक्त करने के लिए सम्मेलन की स्वतंत्रता जरूरी है, उसी प्रकार से उन्हीं विचारों के लिए आपको संगठन बनाने की स्वतंत्रता भी आवश्यक है। क्योंकि अकेले आप क्या कर सकते हैं? आपको अपने विचारों के प्रचार प्रसार के लिए एक टीम चाहिए, संगठन चाहिए। आपको अधिकार है कि आप एक संस्था बना लें, संगठन बना लें, राजनीतिक दल बना लें, सहकारी समितियां बना लें, कंपनी, क्लब, है ना, कुछ भी, यूनियन, कुछ भी बना सकते हैं। आप किसी पहले से चल रही संस्था में शामिल होना चाहते हैं, संस्था वालों की मर्जी है आपको शामिल करते हैं या नहीं। ना तो आपके ऊपर यह दबाव है कि आप इस संस्था में शामिल हो जाएं, ना ही ये कि जरूर शामिल हो। आप अपनी मर्जी से अपना एक संगठन बनाने के लिए स्वतंत्र हैं। इस पर भी प्रतिबंध है। आप देखिएगा, अधिकतर जो प्रतिबंध है उसमें एक चीज कॉमन है, भारत की एकता और संप्रभुता और पब्लिक ऑर्डर, सार्वजनिक आदेश। संगम या संघ बनाने के अधिकार के बाद जो चौथा अधिकार है
वो है अबाध संचरण की स्वतंत्रता। अबाध संचरण का मतलब यह है कि भारत का प्रत्येक नागरिक देश के किसी भी हिस्से में बिना किसी रोक टोक के आ जा सके, लेकिन उचित कारणों से इसके ऊपर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जैसे कि अब मान लीजिए भारत और चीन के बीच में समझौता है कि भाई ये इलाका नो मैन्स लैंड है, यहाँ पर तो सेना भी नहीं जाएगी, तो आम आदमी क्यों जाएगा। या फिर जो इको सेंसिटिव जोन है, पारिस्थितिकी के हिसाब से जो संवेदनशील इलाके हैं, तो कई जगहों पर जाने के लिए आपको सरकार से पहले अनुमति चाहिए होती है। या नॉर्थ ईस्ट के कुछ इलाकों में जो परमिट सिस्टम है, इनर परमिट, तो उस तरह के जो प्रक्रियाएं हैं उनका आपको पालन करना होगा। लेकिन आप मान के चलिए कि 99% हिस्से में ऐसी कोई समस्या नहीं है। दो कारण जो यहाँ पर बताए गए हैं, उसमें एक है पब्लिक इंटरेस्ट, आम लोगों का हित, और किसी शेड्यूल ट्राइब, किसी अनुसूचित जनजाति की सुरक्षा या हित, जैसे अंडमान के कुछ इलाके हैं। तो जनजातियां अगर एक आइसोलेशन में है, अपने वातावरण में है, अपने तौर तरीके से उजी रही हैं, तो आप सिर्फ मनोरंजन के लिए उनके जीवन में हस्तक्षेप ना करें। यहाँ पर देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि संचरण की स्वतंत्रता के दो भाग हैं। आंतरिक, देश के अंदर कहीं पर भी आने जाने की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 कवर करता है, और दूसरा देश के बाहर जाने और आने का अधिकार, देश के बाहर घूमने का अधिकार और फिर देश में वापस आने का अधिकार। ये प्राण और दैहिक स्वतंत्रता आर्टिकल 21 से कवर होता है। तो आंतरिक संचरण आर्टिकल 19 का विषय है, और फ्रीडम ऑफ मूवमेंट में देश के बाहर आर्टिकल 21। इसके बाद निवास का अधिकार, बिल्कुल अबाध संचरण की स्वतंत्रता की तरह ही हर नागरिक को भारत के किसी भी हिस्से में बसने का अधिकार है। इसको लेकर के भी लगभग उसी तरह के पॉइंट हैं जो अबाध संचरण को लेकर के हैं। आम लोगों के हित में, अनुसूचित जनजातियों के हित में सरकार प्रतिबंध लगा सकती है। निवास के अधिकार के बाद व्यवसाय आदि की स्वतंत्रता। 1978 से पहले जो है वो संपत्ति का अधिकार भी था इसमें, लेकिन वो समाप्त कर दिया गया। तो भारत के सभी नागरिकों को कोई भी व्यवसाय, अपनी आजीविका कमाने के लिए कोई भी व्यवसाय, पेशा या व्यापार शुरू करने का अधिकार है। प्रतिबंध ये है कि किसी प्रोफेशन के लिए कुछ प्री क्वालिफिकेशन तय की जा सकती है। अब आप ऐसे ही बोर्ड लगा के नहीं बैठ सकते कि आइए यहाँ पर समस्त रोगों का इलाज होता है, आपके पास डॉक्टर की डिग्री होनी चाहिए। या फिर सरकार पूरी तरीके से या पार्शियली किसी बिजनेस को अपने पास रख सकती है। अब तो उदारीकरण का दौर शुरू हुए 34 साल हो गए। 1990 के बाद से सरकार बिजनेस करने से पीछे हटी है। नहीं तो 1990 में लगभग 300 प्लस, इकोनॉमिक्स में आप पढ़ेंगे, सब्जेक्ट्स की लिस्ट हुआ करती थी कि ये बिजनेस सरकार करेगी या फिर सरकार के द्वारा लाइसेंस इशू किया जाएगा, तब आप करेंगे। तो लाइसेंस राज हुआ करता था। आज की डेट में इन 300 में से मेरे ख्याल से सिर्फ 3 ही क्षेत्र बचे हैं जहां पर सरकार काम करेगी या पूर्ण नियंत्रण के साथ काम करेगी, और उसमें भी अब सरकार एफडीआई के लिए तैयार है। तो अभी लगभग इस तरह की चीजें नहीं। तो आर्टिकल 19 अगर आप एक क्रम में देखें तो बहुत ही सिस्टमैटिक है, इसको रटने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल सीक्वेंस में है। जैसे आपको बोलने की स्वतंत्रता है, विचारों को प्रकट करने की स्वतंत्रता है। ये स्वतंत्रता तब तक अधूरी है जब तक कि आपको सार्वजनिक तौर पर बोलने की स्वतंत्रता ना हो। तो सार्वजनिक तौर पर बोलने की स्वतंत्रता है। इसके बाद अगर आप अपने लोगों का संगठन नहीं बना सकते तो आपके विचारों का प्रचार प्रसार कौन करेगा, तो आपको संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। अगर आपको अपनी अभिव्यक्ति एक सीमित क्षेत्र में करने दी जाए कि बस इसी शहर में आप बोल लीजिए, तो भी आपका अधिकार बेकार हो गया।
इसलिए चौथा अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको भारत में अबाध संचरण की स्वतंत्रता है और निश्चित तौर पर आपके विचार फले फूले, उनका प्रसार हो, आपने संगठन भी बना लिया, तमाम लोग आपके फॉलोअर हैं, तो अब आपको अपने ऑफिस चाहिए, पूरे भारत में अलग अलग जगहों पर आपको सेंटर डेवलप करने होंगे, तो निवास की स्वतंत्रता भी है। तो कम से कम शुरुआत के 4 तो बिल्कुल क्रम में है। तो अगर आप कहते हैं कि हम ये भूल जाते हैं तो एक बार इस तरीके से सोच करके देखिए, नहीं भूलेंगे। यहाँ पर आप देखिए आर्टिकल 19 जो है, जो कि स्वतंत्रता का अधिकार था, वो खत्म हो जाता है और आर्टिकल 20 में अगला अधिकार आपके पास आ जाता है, अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अगर मैं रिवीजन प्रोग्राम में ना होता तो 2 मिनट इसके ऊपर लगा देता कि अपराध का मतलब क्या है। खैर, कोई भी बात जो कानून के विरुद्ध हो। तो आर्टिकल 20 किसी भी व्यक्ति को, देखिए यहाँ व्यक्ति आ गया, चाहे आप भारत में निवास करने वाले नागरिक हो या भारत में निवास करने वाले विदेशी व्यक्ति, आर्टिकल 20 दोनों के लिए, चाहे वो नागरिक हो, विदेशी हो, कंपनी हो, कानूनी व्यक्तित्व हो, आपके पास 3 अधिकार हैं। पहला, कोई पूर्व पद प्रभाव कानून नहीं। ये कभी कभी पूर्व पद प्रभाव कानून नहीं, इसके जो लैटिन सूत्र है वो हिंदी में लिखा हुआ आ जाता है कि एक्स पोस्ट फैक्टो का संबंध किससे है। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का संबंध किससे है? आर्टिकल 20 से है क्या ये? इसमें 2 पॉइंट है। किसी भी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए तब तक दोषी ना ठहराया जाए जब तक कि उसने किसी कानून का उल्लंघन ना किया। यानी जब आपने कोई कार्य किया है उस वक्त उसके विरोध में कोई कानून होना चाहिए था। अगर बाद में कानून बनता है तो आपके द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं है। साथ ही आपने कोई कार्य किया, ये इसका पॉइंट नंबर 2 है। पहला तो यह है कि अपराध करते समय कानून होना चाहिए, नहीं है तो आपका कार्य अपराध नहीं है। अब मान लीजिए आपने जब कोई कार्य किया तब एक कानून था और उस कानून के अनुसार वो कार्य अपराध था और उसकी एक निश्चित सजा थी, तो आपको वही सजा मिलेगी जो उस समय कानून में थी। अगर 20 दिन बाद या 1 साल बाद कानून बना करके वो सजा बढ़ा दी गई, या मान लीजिए वो कानून ही खत्म कर दिया गया कि नहीं अभी अपराध नहीं है, तो आपके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। आपको तो उसी कानून के अनुसार सजा मिलनी है, उतनी ही मिलनी है जितनी कानून में लिखी हुई थी, ना कम ना ज्यादा। तो एक्स पोस्ट फैक्टो है ना, तो नो एक्स पोस्ट फैक्टो। दूसरा पॉइंट है इसमें कि आपको किसी एक कार्य के लिए, एक ही अपराध के लिए एक से ज्यादा बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। नो डबल जियोपार्डी, तो दोहरी क्षति नहीं, नो डबल जियोपार्डी। और तीसरा, स्व अभिशंसन नहीं, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। आपको अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अगर आपके खिलाफ कुछ चार्जेस लगाए जाते हैं तो ये एजेंसीज का काम है, स्टेट का काम है कि वो उसको साबित करें। आपको चुप रहने का अधिकार है। तो संक्षेप में आप 3 पॉइंट याद कर सकते हैं आर्टिकल 20 के 3 पॉइंट। पहला, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। दूसरा, नो डबल जियोपार्डी। तीसरा, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। कोई पूर्व पद प्रभाव नहीं, दोहरी क्षति नहीं, स्व अभिशंसन नहीं। इसके बाद हमारे पास आता है आर्टिकल 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। संक्षेप में बस ये इतना है। आर्टिकल 21 नागरिक और विदेशी दोनों का है। अगर कोई कानून नहीं है, कोई विधि नहीं है, तो किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। प्राण या लाइफ से वंचित करने का मतलब है किसी व्यक्ति को फांसी की सजा नहीं दी जाएगी जब तक कि कोई विधि ना हो। तो क्या भारत में विधि है कि किसी व्यक्ति को फांसी की सजा दी जा सके? बिल्कुल है।
भारतीय न्याय संहिता इसका प्रावधान करती है। और दैहिक स्वतंत्रता, दैहिक स्वतंत्रता का मतलब है कि हमारे शरीर को बाधित नहीं किया जाएगा, हमें पकड़ करके जेल में नहीं डाला जाएगा। कब तक? जब तक कि कोई विधि ना हो, कोई कानून ना हो। और सिर्फ कानून का होना ही पर्याप्त नहीं है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या है? इसके लिए कानून की अलग अलग किताबें हैं। बाकायदा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है कि जब आप एक व्यक्ति को, पुलिस एक्ट है, जब आप एक व्यक्ति के खिलाफ चार्जेस लगाएं कि भाई तुमने अपराध किया है, तो उसकी गिरफ्तारी की प्रक्रिया क्या, उसके अधिकार क्या है, क्या पुलिस ऑफिसर कर सकता है, क्या जज कर सकता है, ये सब चीजें लिखित में। तो उन प्रक्रियाओं को फॉलो किया जाए और तब ये काम किया जाए। अब प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, अगर कभी आपसे पूछा जाए कि मौलिक अधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद आप किसको मानते हैं, बेहिचक बोलिए आर्टिकल 21, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने खास तौर पर पिछले 40 सालों में मेनका गांधी केस के बाद इसको इतने अलग अलग आयाम दे दिए हैं कि पूरा 1 घंटा इसको पढ़ाने में कम लग जाए। हालांकि प्रारंभिक परीक्षा में यहां से आपका काम चल जाएगा कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का विषय क्या है, लेकिन जब आप देखेंगे कि आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या क्या, मानवीय प्रतिष्ठा से लेकर के और राइट टू प्राइवेसी से लेकर के, और ये बढ़ता ही जा रहा है, अवसर के अधिकार, ठीक है ना। अभी 2-3 दिन पहले आपने देखा होगा हाईकोर्ट का एक डिसीजन था कि नीट का अधिकार, तो पहले भी कहा गया है कोर्ट के द्वारा शयन का अधिकार। आपने देखा होगा रात को 10 बजे के बाद डीजे वगैरह बजने, तो एक कानून बना दिया गया है कि भाई इतने डेसिबल से ज्यादा आप शोर नहीं मचा सकते। तो निद्रा का अधिकार तक आर्टिकल 21 में कवर किया जा रहा है। ये जो 35 पॉइंट यहाँ पर हैं, हो सकता है लॉ की किताबों में 40 हो गए, और सबके अलग अलग केस हैं कि कैसे ये एक फंडामेंटल राइट है। ये इस तरह के फंडामेंटल राइट है कि यहाँ पर एक स्टार मार्क लग जाएगा कि अंडर सर्टेन कंडीशंस, कुछ निश्चित दशाओं में ही मौलिक अधिकार है, ठीक ना। तो आप इन 35 के 35 को पढ़ सकते हैं, और मिल जाए और पढ़ लीजिए। प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न आ सकता है आर्टिकल 21 की परिभाषा के अलावा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उच्चतम न्यायालय के डिसीजंस के अनुसार भाग 21 का एक आयाम है या नहीं। अगर इसमें से कोई अधिकार आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि भाई राज्य के बाहर न जाने का अधिकार, या अकेले कारावास में बंद होने के विरुद्ध अधिकार, या हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 21 में एक मौलिक अधिकार कैसे है। अगर कोई अपराध करे तो क्या पुलिस उसको हथकड़ी ना लगाए? तो इसके लिए समय चाहिए। फिर भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, समय मिलेगा तो मैं बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे, किस केस में ये तय किया गया कि किन किन मामलों में हथकड़ी लगाया जाना आपके आर्टिकल 21 का उल्लंघन कर देता है और किन मामलों में नहीं करता। यानी इनमें से कोई भी अधिकार एब्सोल्यूट नहीं। इसके बाद हमारे पास आर्टिकल 21A है। संविधान में जितने भी ये कैपिटल लेटर्स वाले पार्ट हैं, ये मूल संविधान का हिस्सा नहीं है, ये संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं। 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 अनुच्छेद 21A में ये कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। आप अलग से जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है उसको कुछ मोटा मोटा पढ़ सकते हैं, ठीक है। जब भी आप राइट टू एजुकेशन को देखेंगे तो राइट टू एजुकेशन को देखने में आप आर्टिकल 21A को जरूर देखें, राइट टू एजुकेशन एक्ट को जरूर देखें, आप आर्टिकल 45 को जरूर देखें जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। 21A
और आर्टिकल 45 सीधे आपस में जुड़े हुए हैं। जब मैं 45 पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। इसके बाद हमारे पास आ जाता है स्वतंत्रता के अधिकार में अंतिम अधिकार आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण। आर्टिकल 22 किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो भारत का नागरिक हो या विदेशी हो, डिटेंशन से, गिरफ्तारी से, गिरफ्तारी के विरुद्ध क्या फंडामेंटल राइट प्रोवाइड करता है। तो आर्टिकल 22 के दो पार्ट हैं। एक जो साधारण कानूनी मामले में लागू होता है, दूसरा जो निवारक हिरासत प्रिवेंटिव डिटेंशन के मामलों में लागू होता है। तो पहले जो साधारण कानून है, अगर आपको किसी साधारण कानून के अंतर्गत हिरासत में लिया जा रहा है, प्रिवेंटिव डिटेंशन का मामला नहीं है। प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी आपके खिलाफ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट नहीं लगाया गया है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून नहीं लगाया गया है, आपके खिलाफ यूएपीए का मामला नहीं लगाया गया है ना। इसलिए सूचना देने का अधिकार, किस चीज की सूचना? गिरफ्तार करने के आधार, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। आपको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, आपको गिरफ्तारी के कारण बताए जाए, आपको किसी लॉयर से, किसी लीगल प्रैक्टिशनर से कंसल्ट करने का अधिकार, और 24 घंटे के अंदर आपको किसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए, बिना जुडिशियल अप्रूवल के, बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के आपको 24 घंटे से ज्यादा पुलिस अपनी हिरासत में ना रखे। तो भारत में गैर कानूनी हिरासत और कस्टोडियल डेथ दोनों चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। इनके मामले लोकतांत्रिक देशों के हिसाब से थोड़े से ज्यादा है, थोड़े से। लॉ कमीशन ने कई बार अपनी रिपोर्ट में इसके कुछ उपाय भी बताए हैं, तो मुख्य परीक्षाओं की तैयारी के दौरान उसकी हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर बस आर्टिकल 22 तक सीमित रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो 4 अधिकार हैं, अपने कुछ केसेस की सुनवाई में इनको विस्तृत किया है। इन 4 को बढ़ा करके 9-10 कर दिया गया है। बाकायदा निर्देश है कि प्रत्येक पुलिस स्टेशन में ये 9-10 पॉइंट लिखे हुए हों कि जब एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसके पास क्या क्या संवैधानिक और विधिक अधिकार है। लेकिन जहां पर अरेस्ट प्रिवेंटिव है, जहां पर किसी निवारक निरोध कानून में आपको गिरफ्तार किया जा रहा है, वहां पर क्या होता है, आर्टिकल 22 का दूसरा भाग ऐसे ही मामलों में डील करता है, चाहे आप नागरिक हो या विदेशी। आपके पास गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है, लीगल प्रैक्टिशनर से मिलने का भी अधिकार है, लेकिन ये जो 24 घंटे वाला अधिकार है वो छीन जाता है। आपको तीन महीने तक डिटेन किया जा सकता है, और नियम ये था कि एक सलाहकार बोर्ड बनाया जाएगा जो इस तरह के मामलों की जांच करेगा। आप स्थानीय अदालत में नहीं जा सकते। सलाहकार बोर्ड का गठन हुआ नहीं, तो सलाहकार बोर्ड के लिए ये था कि उसमें हाईकोर्ट के जज होंगे। तो चूंकि सलाहकार बोर्ड का गठन हुआ नहीं, इसलिए हाईकोर्ट की अधिकारिता है। तो आप अपना मामला लेकर के हाईकोर्ट में जा सकते हैं, वहां पर आपके मामले की सुनवाई हो सकती है। वहां जैसा हाईकोर्ट जज को लगेगा कि आपको बेल दे दी जाए, या आपको पुलिस कस्टडी दे दी जाए, या फिर आपको जुडिशियल कस्टडी दे दी जाए, इसमें से कुछ भी हो सकता है। पिछले 2-3 साल में अगर आप देखेंगे तो यूपीएससी थोड़ा सा इस तरफ प्रश्न पूछ रही है। तो आगे किसी क्लास में मैं आपको बेलेबल नॉन बेलेबल क्या होता है और पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी में क्या अंतर होता है, ये सब भी बताऊंगा। तो एक पार्ट में हम लोगों ने आज आर्टिकल 12 से शुरुआत करी और आर्टिकल 22 तक हमने इसको समाप्त कर दिया। इस लेक्चर के सेकंड पार्ट में अब हम
आर्टिकल 23 से स्टार्ट करेंगे अपनी अगली वीडियो में और आर्टिकल 35 तक समाप्त करेंगे।